दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कह के कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना है, उससे पहले मुझे पेट सीटी स्कैन का डायग्नोसिस टेस्ट करवाना है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अचानक केजरीवाल साहब को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उनको पेट सीटी स्कैन करवाने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों जैसा आपको पता है कि सीटी स्कैन और खासकर पेट सीटी स्कैन जरूरत पड़ती है जब आपके किसी सॉफ्ट टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम आए। अब सॉफ्ट टिश्यूज आपकी बॉडी में कहां कहां होते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका हार्ट। आपके हार्ट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। दूसरा, आपकी मसल्स या बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जहां पे कोई कैंसरस ग्रोथ ना हो गई हो, क्योंकि जो कैंसरस ग्रोथ होती है वो भी एक हिसाब से सॉफ्ट टिश्यूज ही होते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्ट टिश्यूज का, वो होता है ब्रेन। अब सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल साहब को ये डर है कि उनको कोई कैंसर सता रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इतना एग्रेसिव होके कैंपेन नहीं कर रहे होते। क्योंकि जब आदमी को ये पता होता है कि वो डाउटफुल केस है, उसके ऊपर कोई कैंसर का प्रॉब्लम आ सकता है या वो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन केस है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके काम करने के तरीके और उसकी जो डेली लाइफ है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल की लाइफ में ऐसा कहीं कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी। दूसरी बात, क्या केजरीवाल को कहीं पे भी कोई हार्ट प्रॉब्लम है? अगर ऐसा होता तो जिस तरह की कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, जिस तरह का एक्सर्शन वो कर रहे हैं अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का कोई हार्ट इश्यू होगा। अगर होता तो इतना एग्रेसिवली काम नहीं करते। अब तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो आता है कि क्या केजरीवाल को दिमागी समस्या है, मतलब कोई ब्रेन डिजीज है। अब दो तरह की ब्रेन डिजीज है, एक तो साइकोलॉजिकल और दूसरी होती है मेडिकल कंडीशन। काफी हद तक अगर आप ब्रेन मैपिंग करेंगे पेट सीटी स्कैन से तो आपको ये पता लग सकता है कि हाँ, दिमाग में कोई समस्या है। लेकिन अगर ब्रेन में समस्या नहीं है तो फिर पेट सीटी स्कैन की जरूरत केजरीवाल को क्यों पड़ी? डॉक्टर्स ने किस आधार पर यह कहा कि आपको पेट सीटी स्कैन करा लेना चाहिए? दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह की प्रॉब्लम आती है, पहले हमें इसको समझना होगा और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल केजरीवाल की ये चाल क्या थी कि पेट सीटी स्कैन कराना उनको जरूरी लगा। देखिए, जब ब्रेन डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रेन ट्यूमर। और जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो आदमी सिर्फ ब्रेन ही नहीं, पूरे शरीर में उसका असर दिखता है। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल कहीं से भी ब्रेन ट्यूमर के शिकार हैं, ना उनकी आवाज में, ना उनके शेड्यूल में, ना उनकी बातचीत में कहीं से कुछ ऐसा लगता है कि उनके ब्रेन में कोई ट्यूमर है। क्योंकि अगर ब्रेन में ट्यूमर होता तो इतने जोर शोर से वो चौथी पास राजा की कहानियां नहीं सुना रहे होते। उसमें फंबल आता, उसमें कहीं ना कहीं एक ठहराव आता, धीरे धीरे बोलते, रुक रुक के बोलते, क्योंकि पेन तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ी बीमारी आती है वो है मिर्गी की। क्या ऐसा कहीं है? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से इतने लंबे चौड़े टूर में वो नहीं जाते। लेकिन दो अगली बीमारियां उनके राजनीतिक फायदे के हो सकती हैं, और पहली है डेमेंशिया, मतलब आपको याददाश्त भूलने की बीमारी। आपको जो याद है, आपने जो शराब घोटाले में कार्रवाई करी है, आप जब ईडी पूछताछ करेगी तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मेरी याददाश्त खो चुकी है, तो जो आप सवाल मेरे से कर रहे हैं अब मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेडिकली भी मेरे ब्रेन ने ये कह दिया है कि जो घोटाले आपने किए हैं हमें याद नहीं है।
तो इसीलिए ये देखिए पेट सीटी स्कैन की रिपोर्ट, और इससे पता लगता है कि जो मेरे हार्ड ड्राइव है ब्रेन में, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे अल्जाइमर मतलब भूलने की आदत। अब मुझे याद नहीं कि मैंने किस किस के साथ कौन कौन सा घोटाला किया। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये पेट सीटी स्कैन का जो एक नया हथकंडा अपनाने का प्रयास किया गया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि अचानक पेट सीटी स्कैन कराने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। आपने अभी तक एक्सरे नहीं कराया, आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, आपने स्टूल टेस्ट नहीं कराया, उसमें कहीं कोई एडवर्स रिपोर्ट आपको नहीं दिखी। आप 40 साल तिहाड़ जेल में रहे, वहां पे एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम ने आपका पूरा एग्जामिनेशन किया, उसके बाद आपको दोबारा से इंसुलिन डोसेज शुरू किया। उस पूरी रिपोर्ट में, डॉक्टर्स के रिपोर्ट में ऐसा कहीं कुछ सामने नहीं आया जिससे ये पता लग सके कि आपके अंदर कोई गंभीर मेडिकल सिचुएशन है। तो दोस्तों अल्टीमेटली सवाल अब इस बात का ये उठता है कि केजरीवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेकर एक हफ्ता अपनी बेल बढ़ाने का प्रयास क्यों किया? मुझे लगता है मेडिकल से ज्यादा इसका राजनीतिक महत्व है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कहीं पे भी पेट स्कैन में, क्योंकि देखिए इतनी सेंसिटिव मशीनें होती हैं, अगर जरा भी आपकी बॉडी में कोई डेविएशन होगा तो मशीन डिटेक्ट करेगी, चाहे उसका कोई सिग्निफिकेंस हो या ना हो। और केजरीवाल साहब की पूरी आदत ये होती है कि जरा सा भी उनको मौका मिल जाए, वो उसमें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं जैसे लगता है कि पूरा देश उनकी हेल्थ के लिए ही परेशान है और मोदी डंडा लेके उनके पीछे पड़ गए हैं और एक बीमार आदमी को सता रहे हैं। ये पूरा जो एनालिसिस है केजरीवाल का, वो ये है कि किसी तरह से जेल से बाहर रहे और मोदी को उनकी हेल्थ के लिए जिम्मेवार ठहराया जाए। कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में कोई ना कोई इमोशनल कार्ड खेला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि पेट सीटी स्कैन की रिक्वेस्ट आई है, तो उन्होंने कहा देखिए अगर आपको वास्तव में ही प्रॉब्लम है तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करिए। रेगुलर बेल के लिए आपको अपना ट्रायल कोर्ट में मैसेज जो केस है वो लेके जाना पड़ेगा। वहां पे फिर एक एक करके सारी एविडेंसेस की जांच होगी, और जब वहां जांच होगी तो ये भी पाया जाएगा कि जो तिहाड़ में मेडिकल बोर्ड बना था उसकी क्या रिपोर्ट थी। अभी तक मेडिकल बोर्ड को 40 दिनों में ये क्यों नहीं पता लगा कि केजरीवाल को हार्ट प्रॉब्लम है या ब्रेन प्रॉब्लम है या उनको कोई कैंसर प्रॉब्लम है? ऐसा तो कहीं नहीं आया रिपोर्ट में। तो अचानक पेट सीटी स्कैन की जरूरत क्यों पड़ी? और शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। क्योंकि आपने पहले ये कह के छुट्टी ली थी कि साहब हमको इलेक्शन कैंपेनिंग करना है। 21 दिन में आप शायद 7 दिन कैंपेनिंग के लिए गए, बाकी 7 दिन आपने स्वाति मालीवाल को कैसे पीटा जाए इसकी प्लानिंग करी, और किस तरह से जिससे पिटवाया वैभव से उसको कैसे बाहर निकाला जाए। 7 दिन की तो प्लानिंग आपने ये करी, और 7 दिन आप शीश महल के मजे ले रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे लगता है कि ये मेडिकल भी एक एक्सक्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। अब ये मैसेज जाएगा, ये जो केस जाएगा अब ये जाएगा लोअर कोर्ट में, यानी कि ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में ईडी के साथ साथ मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाना चाहते हैं? सरकारी हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, आप ही के डिपार्टमेंट में हैं, आप ही ने बनाए हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल से इतना ऐतराज क्यों है? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके क्यों ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं? क्योंकि वो तो आपके जुरिडिक्शन में है नहीं। और बिल्कुल पैसे के लिए हो सकता है कि जैसे पूना कांड के अंदर डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल बदल दिया, हो सकता है कि आपकी जो पेट सीटी स्कैन मशीन है उसमें कोई कंट्रोल या कोई कैलिब्रेशन के साथ छेड़खानी करके आपको मानसिक रोगी भी घोषित कर दिया जाए। और जब आपको मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाएगा तो फिर आपके पास ये पूरा बहाना होगा कि मैं ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं मानसिक रोगी हूं और मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे कुछ याद नहीं।
तो मुझे लगता है कि अपनी जांच से, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से, अपनी पूछताछ से बचने के लिए केजरीवाल ने ये सारे तरीके अपनाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके कारण केजरीवाल उसका बहाना बनाएं और जेल से बाहर आने का प्रयास करें। दिल्ली का चुनाव अगले साल है। अगले साल जो चुनाव है उससे पहले ईडी का ये कहना है कि वो इस पूरे केस में चार्जशीट फाइल कर देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन कर देंगे और कोर्ट को कहेंगे कि आप फैसला सुनाएं। अब ये केजरीवाल ने अगर घपला नहीं किया है तो छूट जाएंगे, घपला किया है तो फिर जेल जाएंगे। करप्शन का मुद्दा है, 3 साल के लिए जेल जाते हैं तो शायद 25 का चुनाव भी नहीं लड़ पाए, और अगर 3 साल के लिए जेल चले गए और 25 का चुनाव नहीं लड़ा तो उसके बाद चुनाव आएगा 30 का। जेल से निकलने के बाद 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब केजरीवाल 2030 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब कि वो 2035 के लिए एलिजिबल होंगे। 2035 का मतलब है केजरीवाल उस समय मार्गदर्शक मंडल के लायक हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के। ये बात सही है कि उन्होंने 75 साल की एज अपनी नहीं बताई होगी, 55 + 10 65-70 साल तो हो ही गया। तब तक जब केजरीवाल जेल में होंगे, आम आदमी पार्टी ने एक नई लीडरशिप बना ली होगी। मुझे नहीं लगता उस समय तक कोई भी ऐसा नेता आम आदमी पार्टी में है जो केजरीवाल के खड़ाऊ रख के 10 साल तक शासन करे। ये राम राज्य तो है नहीं, और वैसे भी वो राम को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ और बना देना चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति ये है दोस्तों कि आने वाले दिन केजरीवाल साहब के लिए मुश्किलों वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनका मेडिकल एक्सक्यूज नहीं माना। ट्रायल कोर्ट अगर किसी भी तरह की राहत देगा तो सारे तथ्यों को परखने जांचने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वास्तव में केजरीवाल इतने बीमार हैं तो तिहाड़ जेल में जो डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने कंप्लीट एग्जामिनेशन किया था केजरीवाल को, उनकी हेल्थ को लेकर, उनको ये बीमारी क्यों नहीं समझ में आई? क्या उनकी रिपोर्ट में इस तरह का कोई सिम्टम या टेस्ट इंडिकेटर है जो ये बताए कि केजरीवाल मानसिक रूप से या हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैंसर पॉइंट ऑफ व्यू से बीमार है? मुझे लगता है कि मेरा ये असेसमेंट है कि ये पेट सीटी स्कैन से सिर्फ यही कहना चाह रहे थे कि मेरी याददाश्त चली गई है, अब मैं क्रॉस एग्जामिनेशन में जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे क्या जो लगता है वो सही है या आपके कोई अलग विचार? आप अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पेट सीटी स्कैन की डिमांड करके केजरीवाल क्या डायग्नोसिस करवाना चाहते थे, कौन सी बीमारी का अंदेशा है जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।